सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय पेज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या क्या देखा था। अभी तक हमने देखा था कि हमारा सिलेबस क्या है। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत नॉमिनल वे में हमने पढ़ा था। तो आज से हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है डिमांड। डिमांड क्या होता है? अगर इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स पे आपको दो चीज़ों की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक डिमांड एंड दूसरा सप्लाई। अब डिमांड होता क्या है? डिमांड का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि किसी भी चीज़ की डिमांड करना, कि हम किसी भी चीज़ को अगर हम किसी से मांग रहे हैं तो उसको हम डिमांड कहेंगे। तो वो एक जनरल वे में है। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो डिमांड क्या होता है? एक विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, कि मीन्स आदमी की इच्छा है, मीन्स आदमी की इच्छा कितनी है और उस इच्छा के साथ साथ वो कितना पैसा पे करना चाहता है, उसको हम क्या कहेंगे? डिमांड कहेंगे। आफ्टर दैट क्या होता है? इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। एक फ्लो कॉन्सेप्ट है कि मीन्स ऐसा नहीं है कि हम एक बार ख़रीदे या हम छोड़ दिए। ऐसा भी नहीं कि हमने एक बार डिमांड किया हम अगली बार डिमांड नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ परचेज होता है रेदर देन अ सिंगल परचेज। मीन्स हम सिंगल परचेज नहीं करते, हम कई परचेजेस करते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स में डिमांड और डिज़ायर क्या होता है? अलग अलग चीज़ है। हो सकता है हम जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं उसकी इच्छा हमें नहीं है, उसका हमें डिज़ायर नहीं है, या ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ की हमें डिज़ायर है उस चीज़ की हम डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये किस पे डिपेंड होता है? डिज़ायर टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे क्या होता है? ये डिपेंड होता है। उसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने हमको लॉ ऑफ डिमांड का क्या दिया था? कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड हमको बताता है कि जैसे जैसे हमारा प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका बहुत बेसिक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। इसका एग्जांपल कि मान लो पहले कोई प्रोडक्ट हमको 10 रुपए का मिल रहा था, तब हम उस प्रोडक्ट की 20 क्वांटिटी ख़रीद पा रहे थे। ये हमारा क्वांटिटी है, ये हमारा प्राइस है। अब वही प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो गई है? 15 हो गई है। तो क्या अब हम 15 रुपये जब हो गया तो क्या हम यही सेम क्वांटिटी ख़रीद पाएंगे? नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हमारा जो क्या होता है, क्यों, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड हमको कहता है कि जैसे जैसे हमारे क्वांटिटी ऑफ गुड्स में इंक्रीज होगा, कि मीन्स हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? अगर इंक्रीज होगी तो हमारा प्राइस क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। एंड डिक्रीजेज एट इट्स प्राइस इंक्रीजेज, मीन्स वाइस वर्सा। उसके बाद क्या होता है? इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इसको हम अगली स्लाइड में बहुत अच्छे से देखेंगे। उसके बाद क्या है? इट मीन्स दैट प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिमांड। मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जस्ट अपोजिट। और जब डायरेक्ट रिलेशन होता है मीन्स जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही वैसे वैसे डिमांड बढ़ रहा। इन्वर्सरी का मतलब एक चीज़ बढ़ रहा दूसरा चीज़ कम हो रहा। चाहे वो प्राइस अगर बढ़ रहा तो क्वांटिटी कम हो रही, प्राइस कम हो रहा तो क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। उसके बाद देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी के बीच क्या होता है? एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल, if price increases from rupees 1 to 10 then the quantity demanded is less as compared to earlier। वही चीज़ अभी मैंने बताया कि अगर प्राइस 1 रुपये से 10 रुपये हो गई है तो हम पहले से कम क्वांटिटी अब क्या कर पाएंगे? खरीद पाएंगे, या कम क्वांटिटी को हम डिमांड कर पाएंगे। उसके बाद ये देखो, ये हमारा क्या हो गया? एक स्लाइड आ गई। इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं? इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि हमारा किस तरीके से डिमांड शेड्यूल है। ठीक है। अब यहाँ पे ये डिमांड की लाइन दी गई है और ये हमारा क्या दिया गया है? प्राइस की लाइन दी गई है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिमांड हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना? मीन्स जब हमारा क्या था, जब प्राइस हमारा 1 रुपये था तब हम 500 क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे। इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है। जब हमारा क्या था? प्राइस 1 रुपये था तब हम 500 क्वांटिटी की क्या कर रहे थे? डिमांड कर रहे थे। फिर हमारा प्राइस क्या हुआ? 2 रुपये हो गया। जब 2 रुपये हुआ तो देखो हमारी क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई। इसी तरह जाते जाते हमारा क्या हुआ कि जब हम 5 रुपये की हम
प्राइस हो गई उस प्रोडक्ट की, तो हमारा डिमांड क्या हो गया, और कम हो गया। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि एक साइड से बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, और हमारा डिमांड क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। उसी तरह देखते हैं जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइस लाइन है, ये हमारा क्या है, क्वांटिटी लाइन है। अब यहाँ पे ये जो लाइन आई है, ये यहाँ पे ये जो लाइन आई है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, ये जो लाइन आई है, ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, डिमांड कर्व की लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, यही ग्राफ को हम देखते हैं। यहाँ पे एक क्वांटिटी जब था, एक प्राइस जब था, तब हम 500 यूनिट की क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही हमारा प्राइस 2 हुआ, हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। इसी तरह जब हमारा प्राइस 5 रुपये हो गया, तो हमारी डिमांड यहाँ पे शिफ्ट हो गई। और फिर इसके बाद हम इसी पॉइंट को सारा कुछ मिला देंगे, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बन जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे सप्लाई की। सप्लाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पूर्ति करना। पूर्ति करना इन द सेंस कि मान लो मार्केट में डिमांड बहुत है, मार्केट में परचेजिंग पावर बहुत है, लोगों की ख़रीदने की क्षमता बहुत है, लोगों की एबिलिटी बहुत है, और लोगों की विलिंगनेस भी बहुत है। लेकिन अगर वहाँ पे प्रोड्यूसर नहीं है, अगर वहाँ पे सप्लाई ही नहीं हो पाएगा, अगर वहाँ पे हमारे पास फर्म या कंपनीज ही नहीं है, तो क्या हम मार्केट में कोई चीज़ सप्लाई कर पाएंगे? तो इसका जवाब होगा नहीं। तो सप्लाई क्या कहता है? सप्लाई ये कहता है कि सप्लाई इज़ द अमाउंट ऑफ अ रिसोर्स दैट फर्म प्रोड्यूसर लेबर प्रोवाइड ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। कि मीन्स कि हमारे अमाउंट में किस चीज़ का अमाउंट, फर्म्स प्रोड्यूसर लेबर्स प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। कि मीन्स वो फाइनेंशियल असेट्स मीन्स जो पैसे की बात करेंगे, जस्ट लाइक हमारा जितनी मशीन्स आ जाती हैं। उसके बाद फर्म्स प्रोड्यूसर लेबर्स, इन सारी चीज़ों की क्या करेंगे, हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे ऐसे क्या हैं, हमारे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्शन में और जो कि सप्लाई में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या होता है, सप्लाई इज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट अ प्रोड्यूसर और सेलर इज विलिंग एंड कैपेबल टू प्रोवाइड टू बायर्स। कि मीन्स सप्लाई क्या होता है, एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है कि एक प्रोड्यूसर कितना सक्षम है, मीन्स कितना क्या है, कैपेबल है, और कितना वो इच्छुक है कोई भी चीज़ को बायर तक पहुंचाने के लिए। तो इस पर एक चीज़ और याद रखना, ये क्या होता है, ये हमारा होता है प्रोड्यूसर, ये हमारा होता है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमारा होता है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमारा आता है लॉ ऑफ सप्लाई। अब देखो, जैसे डिमांड में क्या था, डिमांड में था कि हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा था, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसकी क्वांटिटी सप्लाइड पे क्या कर देगा, मार्केट में ज़्यादा कर देगा। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर का जो मेन मोटिव होता है, वो होता है उसका प्रॉफिट कमाना। प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो प्रोड्यूसर सोचता है कि अगर मेरे इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सप्लाई कर देंगे, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम क्या करेंगे, पालेंगे। उसके बाद क्या होता है, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। डिमांड कर्व क्या था, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कर्व नीचे आता था, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई कैसे जाएगा, ये इस कदर जाएगा, या ये जाएगा हमारा लॉ ऑफ सप्लाई कर्व हमारा जाएगा इस तरह। उसके बाद इट स्टेट दैट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन सप्लाई। वही चीज़ मैंने बताया कि जैसे जैसे हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, हमारी सप्लाई भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और देयर इज अ पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ हमको सेम चीज़ बता रहा है। ग्राफ हमको क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हमारी प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, हमारी डिमांड पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्रोड्यूसर चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, और कंज्यूमर चाहता है कि हम कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें खरीद सकें। तो जब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की बात होगी, और जब हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे किसकी,
प्रोड्यूसर की, मीन्स लॉ ऑफ सप्लाई की। तो यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर का जब प्राइस 3 से 6 हुआ, 6 से 9, 9 से 12, 9 से 15, तो उस जगह पे क्या किया, प्रोड्यूसर ने अपना क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और लोगों की डिमांड भी क्या हो जाएगी, फुलफ़िल हो जाएगी। तो इतना चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई या डिमांड एंड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी इकोनॉमिक्स के पूरे जितने भी हमारी ब्रांचेस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि जब किसी पर्सन के डिमांड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और when a change occurs in one of the variable that buyer considered as a part of their purchase decision, कि मीन्स इसका मतलब और हम देख सकते हैं क्या, इट इज़ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। कि मीन्स यह क्या होता है, ये हमको बताता है कि हमारे डिमांड में कितने चेंजेस आया और उसके साथ साथ उस प्रोडक्ट में कितने उसके प्राइस में क्या हुआ, चेंजेस आया, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। मीन्स इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंजेस आया परसेंटेज में, और उसके साथ साथ हमारे प्राइस पे कितना चेंजेस आया परसेंटेज में, उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, जिसका ये क्या है, फार्मूला है। तो अब हमारे पास 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आफ्टर दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब ये पहला वाला। उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है, ये कहता है कि इट स्टेट अ रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि मीन्स हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, और उसके साथ साथ हमारे प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। जब इन दोनों को हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा क्या है, ग्राफ है। आफ्टर दैट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम XED के नाम से कहते हैं, ये हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है कि हाउ द डिमांड फॉर वन गुड चेंजेस व्हेन द प्राइस ऑफ अनदर गुड रिलेटेड गुड चेंजेस। यहाँ पे हमारे पास किसकी बात हो रही है, रिलेटेड गुड्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड मतलब जैसे कि चाय तो कॉफ़ी, रिलेटेड गुड मतलब उससे सिमिलर गुड्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको बताता है कि जब हमारे किसी एक गुड्स में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, कि मीन्स जब हमारे किसी एक गुड्स के डिमांड में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में, मीन्स उसके साथ साथ हमारे अनदर गुड्स की, मीन्स हमारा जो उससे रिलेटेड गुड्स है उसके हमारे प्राइस पे कितना चेंजेस हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब सिंपल सा है कि लोगों की इनकम के चेंज होने के साथ उनकी डिमांड कितनी चेंज हो रही है। इनको यहाँ पे प्राइस से फ़र्क नहीं आ रहा है। मीन्स क्या होता है कि जैसे अगर लोगों की इनकम कम है तो वो कम डिमांड करेंगे, लोगों की इनकम ज़्यादा है तो क्या करेंगे, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे है इनकम इलास्टिसिटी मतलब इन इकोनॉमिक हाउ रिस्पॉन्सिव द क्वान्टिटी डिमांडेड फॉर अ गुड सर्विस चेंज इन इनकम। कि मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। कि मीन्स लोगों की इनकम में चेंज होने के साथ साथ वो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसका ये क्या है, हमारा फार्मूला है। तो आज की क्लासेस में हम इतना ही देखेंगे, और आप चैनल को क्या करें, हमारे सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे एक चीज़ और है, इसके बाद हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर के साथ किस तरीके से क्या करता है, काम करता है। हम उसके बारे में क्या करेंगे, अब देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें। सो थैंक यू।